और मेरे चैनल कीप लर्निंग में स्वागत है। और ये भूगोल कक्षा 13 है। हाँ, और आज की यह चर्चा बहुत ही खास होने वाली है। बिल्कुल। आज के इस गहन अध्ययन में हमारे पास विश्लेषण के लिए कुछ बेहद रोचक हस्तलिखित नोट्स हैं। और सच कहूं तो इन नोट्स को देखने के बाद भूगोल का पूरा नजरिया ही बदल जाता है ना? ये ऐसा है जैसे हिमालय एक बहुत बड़ा परिवार है और शिवालिक सबसे छोटा भाई है, जो ठोस प्राचीन चट्टानों के बजाय अभी भी ढीली बजरी से बना है। देखिए, जब ये कहा जाता है कि ये असंपीडनात्मक पदार्थ से बना है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये पर्वत श्रेणी अभी भी अपने निर्माण के शुरुआती चरण में है। मतलब ये अभी बनी रहा है। हाँ। और नोट्स के अनुसार ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर के बीच है और इसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर तक है। हाँ, और ये विशिष्ट जानकारी 9वीं कक्षा की एनसीईआरटी से ली गई है, जो इसकी प्रामाणिकता को और भी पुख्ता करती है। इसका विस्तार बहुत विशाल है। मतलब पश्चिम में पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से लेकर पूर्व में तिस्ता नदी तक ये पूरी शिवालिक श्रेणी एक दीवार की तरह फैली हुई है। 900 से 1100 मीटर की ऊंचाई खेती करने और बस्तियां बसाने के लिए एकदम सही है। इसीलिए जैसे जैसे पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ा जाता है, स्थानीय संस्कृतियों ने इस पर्वत श्रृंखला को अपने अपने तरीके से अपनाया है और इसे अपने स्थानीय नाम दिए हैं। नोट्स में इन स्थानीय नामों की पूरी सूची दी गई है और ये भाषा और भूगोल का एक अद्भुत संगम लगता है। जैसे जब कोई जम्मू कश्मीर में होता है तो इसे सीधे जम्मू पहाड़ियां कहा जाता है, और हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करते ही स्थानीय लोग इसे कालका पहाड़ियां कहने लगते हैं। अरे वाह। और फिर जब नेपाल की सीमा में प्रवेश होता है तो इसका नाम बहुत ही संगीतमय हो जाता है। चूरिया मुरिया पहाड़ियां। हाँ, काफी काव्यात्मक नाम है। और ये नामकरण का सिलसिला यही नहीं रुकता। बिहार में इसे सोमेश्वर पहाड़ियां कहा जाता है, बंगाल में दार्जिलिंग पहाड़ियां और उत्तराखंड में इसे धांग कहा जाता है, और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में इसे दुधवा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। दो विशाल संरचनाएं एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो उनके बीच में तो एक बहुत गहरी खाई या प्राकृतिक दरार बन जानी चाहिए थी ना। और यहीं ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। नोट्स बताते हैं कि इन दोनों श्रेणियों के मध्य अनुदैर्ध्य संकीर्ण घाटियों का विकास हुआ है, यानी अंग्रेजी में कहें तो लॉन्गिट्यूडनल नैरो वैलीज। हाँ, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो इस भौगोलिक घटना का मानवीय इतिहास पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। कैसे? जब शिवालिक ऊपर उठ रहा था तो उत्तर से आने वाली नदियों का रास्ता कुछ समय के लिए रुक गया। पानी इकट्ठा होने लगा और वहां विशाल अस्थायी झीलें बन गईं। अच्छा, तो पहले वहां झीलें थीं? हाँ, लेकिन जब नदियों ने आखिरकार शिवालिक की बजरी को काटकर अपना रास्ता बना लिया तो वो झीलें सूख गईं। और उनके सूखने के बाद जो जगह बची वो दो पहाड़ों के बीच एक समतल, लंबी और बेहद उपजाऊ घाटी थी। पश्चिम की तरफ इन घाटियों को दून कहा जाता है, जैसे जम्मू दून, कालका दून और यकीनन सबसे मशहूर देहरादून। नोट्स में स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है कि देहरादून भारत की सबसे बड़ी दून घाटी है। और जब पूर्व की ओर जाया जाता है तो इन्हीं घाटियों को द्वार कहा जाता है, जैसे हरिद्वार और कोटद्वार। पश्चिमी चंपारण जिले में सोमेश्वर श्रेणी है, जिसे इसी उप हिमालय या शिवालिक का हिस्सा माना जाता है। और इस श्रेणी का एक प्राचीन और सांस्कृतिक नाम भी है ना, मानक पर्वत। हाँ। नोट्स में सबसे पहले पटकाई बूम की पहाड़ियों का जिक्र किया गया है, जो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में फैली हुई हैं। हाँ। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार और अजीब तथ्य लिखा है। पटकाई बूम का अर्थ है टुक्का चिकन, यानी मुर्गा काटना। हाँ। इसके आगे नागा पहाड़ियां हैं, जिनकी सबसे ऊंची चोटी का नाम सारामती है। और फिर मणिपुर की पहाड़ियां आती हैं, जिनकी सबसे ऊंची चोटी टेम्पू है। लेकिन पूर्वांचल के इस हिस्से में जो असली भूवैज्ञानिक जादू है वो मणिपुर राज्य के भीतर होता है। बिल्कुल। मणिपुर के भूगोल को लेकर नोट्स में एक बहुत ही तकनीकी लेकिन आकर्षक शब्द का प्रयोग किया गया है, अभिकेंद्रीय अपवाह तंत्र, यानी सेंट्रीपेटल ड्रेनेज सिस्टम। हाँ, पानी का चारों दिशाओं से एक ही केंद्र की ओर बहना ही अभिकेंद्रीय अपवाह तंत्र कहलाता है। और 2019 में पूछा गया एक वास्तविक प्रश्न कि मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन किसका उदाहरण है? और नोट्स में इसका सही उत्तर दिया गया है सरोवरीय मैदान, यानी लैक्स्ट्रीन प्लेन। एक ऐसा समतल मैदान जो भूवैज्ञानिक अतीत में कभी एक विशाल झील हुआ करता था। तो आज का पूरा इम्फाल शहर इसी समतल सरोवरीय मैदान पर बसा हुआ है। कमाल है। लेकिन नोट्स आगे बताते हैं कि उस विशाल प्राचीन झील का एक छोटा सा हिस्सा आज भी उस बेसिन में मौजूद है।
और वो है विश्व प्रसिद्ध लोकतक झील। हाँ, जो बिष्णुपुर जिले में स्थित है और इसका वर्तमान क्षेत्रफल लगभग 40 वर्ग किलोमीटर है। बिल्कुल। अब इस झील में कुछ ऐसा है जो किसी फैंटेसी फिल्म का दृश्य लगता है, एक तैरता हुआ नेशनल पार्क। हाँ, भारत का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क। और उस पर नाचने वाले हिरण। इस तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान का नाम केबुल लामजाओ है। केबुल लामजाओ। हाँ, और ये इस सतह पर दुनिया का एक बेहद दुर्लभ जीव पाया जाता है। संगाई हिरण, जिसे नोट्स में बहुत ही काव्यात्मक ढंग से डांसिंग हिरण भी कहा गया है। हाँ, पूर्वांचल की यह भौगोलिक श्रृंखला मणिपुर में ही खत्म नहीं होती। नोट्स बताते हैं कि यह और भी दक्षिण की ओर जाती है। हाँ, जिसमें बरेल पहाड़ी, मीजो पहाड़ियां और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके बांग्लादेश की चिटगांव पहाड़ियां भी शामिल हैं। और एक आखिरी रहस्य जो शायद सबसे चौंकाने वाला है, बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कोई अलग थलग जमीन के टुकड़े नहीं है। हाँ, वे वास्तव में इसी पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला का जलमग्न विस्तार हैं। पहाड़ इतने गहरे पानी में चले गए हैं कि उनकी केवल सबसे ऊंची चोटियां ही समुद्र स्तर से बाहर झांक रही हैं, जिन्हें आज द्वीप कहा जाता है। यही कारण है कि इस तरह के विस्तृत नोट्स का अध्ययन इतना महत्वपूर्ण है। आज ये बात स्पष्ट हुई कि शिवालिक पहाड़ियां अभी भी असंपीडित बजरी से बनी हैं और भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट के नीचे खिसकने के कारण हिमालय आज भी लगातार हर साल कुछ मिलीमीटर ऊंचा हो रहा है। ये सच में सोचने वाली बात है। इस गहरे भूवैज्ञानिक विचार के साथ हम आज के इस गहन अध्ययन को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस भौगोलिक यात्रा का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद।